Hello students, welcome to Phychima classes in collaboration with City Model College. क्लास 12 की फिजिक्स में लास्ट टर्न पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन को डेवलप किया था। और हमने देखा था कि जो आपका R की वैल्यू होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसका एक फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और साथ साथ जब हम रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ से ड्राइव कर रहे होते हैं, ओम्स लॉ को, तब R की वैल्यू आती है M अपॉन N E स्क्वायर टाउ L अपॉन A। और यहां पर ये जो आपकी वैल्यू है L और A को छोड़ करके ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये किसी पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस की होती है। और यहाँ पर जो M है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंडक्टर है, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो टाउ है ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये पूरी वैल्यू जो है आपकी वो कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो इस तरह से रो इज इक्वल टू हो गया, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था M N स्क्वायर अपॉन टाउ। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रिलैक्सेशन टाइम के, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर में जब आप चेंज करते हैं तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन टाइम होता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, वो भी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम जो है रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से आपका रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो रो है आपका वो आपके रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इन दोनों ही बातों को एक साथ मिला लिया जाए तो आप पाएंगे कि रो प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, आप रो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाउ के और टाउ प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेल्टा टी के, तो डेल्टा टी को यहाँ पुट करेंगे और टाउ की जगह 1 अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से रो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आप इन इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों से आप देखें तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे R प्रोपोर्शनल टू ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन टेम्परेचर के। ये एक रिलेशन हमको यहाँ पर मालूम हो गया कि रेजिस्टेंस में चेंज टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी पर एक इक्वेशन डेवलप करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो इसको हम जरा हटा दें। अब हमने यहाँ पर देखा कि चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। साथ साथ हमको ये भी पता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के, यानी टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पर यदि रेजिस्टेंस R0 हो और टेम्परेचर T इज इक्वल टू T पर आपका टेम्परेचर T इज इक्वल टू T पर जो रेजिस्टेंस हो उसको यदि हम RT कहें तो हम कहेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और चेंज इन रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों ही इक्वेशन को यदि हम एक साथ कंसीडर करें तो हम पाएंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर एंड इनिशियल रेजिस्टेंस के। जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाकर इक्वल लगाते हैं तो डेल्टा R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेते हैं अल्फा, और आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया डेल्टा T R0। तो इस तरह से एक रिलेशन डेवलप हो गया हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर
और इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ में। यहां पर अल्फा क्या है, ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर के चेंज के साथ आपके रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है, ये उस कांस्टेंट उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यदि इस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तो इस तरह से आप अल्फा का यहां पर रिलेशन निकाल लिया हमने। और यदि हम अल्फा की यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम कहें कि यदि इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर का 1 ओम था, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस केस में जो हमारा अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा आर, क्योंकि नीचे की पूरी चीज कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 1। तो डिफिनेशन ये निकल आई कि इफ ए कंडक्टर हैज इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम, its temperature changes by 1 degree Celsius, then the change in resistance is equal to its temperature coefficient of resistance। या दूसरे शब्दों में कहें कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उस चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर है जितना कि 1 ओम रेजिस्टेंस का कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर होता है। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस of a conductor whose initial resistance is 1 ohm at the change of 1 degree Celsius in temperature। तो ये आपका एक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन निकल के आ गया। इसी को और हम लिख सकते हैं, उसके लिए हम इसको रब कर लें। तो यहां से जो हमारा रिलेशन आया वो ये आया कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर आर नॉट था और टी डिग्री पर टेम्परेचर आर टी हो गया, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ वो हो गया आपका आर टी माइनस आर नॉट। तो इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। अब यहां से यदि आप देखें तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इस आर नॉट को इधर ले जाएं तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से आर टी इज इक्वल टू और हम लिख सकते हैं आर नॉट को कॉमन ले लें तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये एक रिलेशन आपका स्टेब्लिश हो गया टी डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस के इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में चेंज है। अब डेल्टा टी को लेकर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब डेल्टा टी होता है तो डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब यदि आप टेम्परेचर केल्विन में लें या डिग्री सेल्सियस में लें, किसी में भी आप टेम्परेचर लेते हैं, दोनों ही केसेस में डेल्टा टी हमेशा आपका सेम रहता है। तो इसलिए डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस को लिखते समय हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन को ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाना चाहें, जैसे सपोज टेम्परेचर इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आफ्टर सम टाइम या किसी वजह से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस क्या हुआ 10 माइनस 0 10 हो गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब यही टेम्परेचर यदि केल्विन में लिखा हो तो कैपिटल T1 लिखेंगे उसको, तो कैपिटल T1 केल्विन में कितना हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 का ऐड कर देते हैं, तो T1 हो गया आपका 273 केल्विन और T2 हो जाएगा आपका 283 केल्विन। और डेल्टा टी क्या उतना आ जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 यानी 283 माइनस 273, इसका मतलब 10 केल्विन। तो आप देख रहे हैं जब आप डेल्टा टी निकालेंगे यानी चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं, तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे वो आपका
डिग्री केल्विन में हो या केल्विन में हो, हमेशा वो वैल्यू सेम रहती है। इसलिए इस फॉर्मूले में आपको जब डेल्टा टी रखना है तो सिर्फ आपको टेम्परेचर में चेंज रखना है, वहां पर डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री केल्विन हो उसका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर डेवलप हो गया आरटी को लेकर। फिर एक नेक्स्ट इसी में पार्ट आता है, वो ये है कि आर टी इज इक्वल टू हो गया आपका आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली आई 1/273 के इक्वल। तो अल्फा का मतलब क्या था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने में आपके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है उसको कहते हैं हम अल्फा। तो इस तरह से आर टी इज इक्वल टू हो गया आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी और अल्फा की वैल्यू हो गई 273। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला और बन जाता है आपके टी डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस का, जबकि आर नॉट आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो डेल्टा टी है, यहां पर डेल्टा टी का मतलब था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर हमने यहाँ पर 0 लिया हुआ था। तो इस तरह से डेल्टा टी को सिंपली आप क्या कह सकते हैं, टी भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर आपका क्या बन जाता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, और डेल्टा टी का मतलब टी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस जो आपने लिया हुआ है, रेफरेंस टेम्परेचर और रेफरेंस रेजिस्टेंस वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया हुआ है। तो इस तरह से आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से 273 का एलसीएम लें तो ऊपर हो जाएगा 273 प्लस टी अपॉन 273। तो आर टी इज इक्वल टू आ गया आर नॉट। अब 273 प्लस टी जब आप लिखते हैं तो ये आपका केल्विन में बन जाता है, यानी कैपिटल टी बन जाता है। तो कैपिटल टी अपॉन 273, तो ये एक रिलेशन आपका निकल आया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी अपॉन 273, या यहाँ पर ये कह दें कि आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। तो ये हमने देख लिया किस प्रकार से रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आपके टेम्परेचर पे रिलेट करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, और जब कहीं भी आपको कंपेयर करना होता है तो इसका यूज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि जो आप रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय देख लीजिए, फिर आपका आता है रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। अब रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय का मतलब क्या है, तो यहां पर हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस टेम्परेचर का तो देख लिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हम देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। जो आपका रेजिस्टेंस एलॉयज का मतलब हो गया जो आपके कई मेटल्स मिलके बना होता है, जैसे आपका नाइक्रोम है, जो एलॉय है आपका निकल और क्रोमियम का। तो एलॉय का रेजिस्टेंस किस प्रकार से टेम्परेचर में चेंज होता है, तो उसके लिए बताया गया द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आल्सो इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बट दिस इंक्रीज इज मच स्मॉलर कंपेयर टू प्योर मेटल्स। तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया जो मेटल्स होते हैं उनमें तो आपका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह से एलॉयज का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन उनका जो इंक्रीमेंट का प्रोसेस है या जो इंक्रीमेंट का रेट है वो इन कंपैरिजन टू मेटल्स काफी कम होता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कह लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का यहाँ जो स्लोप आ रहा है वो काफी ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज काफी ज्यादा होता है, जबकि एलॉय के केस में जो स्लोप है वो इन कंपेरेटिव टू आपके मेटल्स काफी कम है। या ये कह सकते हैं कि एलॉय का टेम्परेचर चेंज करने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन उसका जो रेट है वो इन कंपेरिजन टू मेटल काफी कम होता है। तो नेक्स्ट है आपका इसी में रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरह से इंसुलेटर्स नहीं होते और ना ही पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं, उनको हाफ कंडक्टर्स आप कह सकते हैं। इनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इन जनरल कंडीशन में तो इसमें करंट फ्लो नहीं करती,
बट कोई इम्प्योरिटी हम मिला देते हैं तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को एज ए कंडक्टर के रूप में यूज़ कर पाते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी उसी प्रकार से इफेक्ट करती है जैसे कि कंडक्टर से करती है, यानी इनका भी जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते उतने, जिससे कि यहाँ की जो करंट की इंटेंसिटी है, जो करंट की वैल्यू है, वो आप पे कंडक्टर से कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर डिक्रीज करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो प्रोसेस तो एज ए मेटल की तरह यहाँ पर भी होता है। लेकिन एक जो अपोजिट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर अवेलेबल हो जाते हैं, और जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं आपके बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से और सर्टेन अदर वजहों से, तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से दो इफेक्ट यहाँ पर एक साथ हो रहे होते हैं। एक तो टेम्परेचर चेंज इंक्रीज करने से आपका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए करंट अचानक इंक्रीज भी कर जाती है। तो इस तरह से जो ओवरऑल इफेक्ट हो गया वो ये हो गया कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो एक तरह से डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, ये नेट रिजल्ट वहाँ पर आया। एक तरफ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेकिन दूसरी तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जा रहे हैं टू कैरी द चार्ज, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और जब करंट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो V/I इज इक्वल टू R होता है, यानी R आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है एक्चुअली में कहा जाएगा कि 1 टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो इलेक्ट्रिक सेल्स में होते हैं, उसमें क्या होता है, वहां पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी का मतलब हो गया आपकी लिक्विड सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक तरह से है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ऐसे कम हो जाने से जो चार्ज आयंस हैं उनका फ्लो आसान हो जाता है, यानी एक तरह से करंट इंक्रीज कर जाती है या उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सेमीकंडक्टर की तरह ही। यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है सेमीकंडक्टर की तरह, जबकि आपका जो कंडक्टर्स होते हैं यानी जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो ये कुछ हमारे रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ हमारी चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, और वो रेजिस्टेंस इतने छोटे होते हैं कि उनके ऊपर उनकी वैल्यूज को लिख पाना आसान नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर कलर कोडिंग का यूज करते हैं। अब वो कलर कोडिंग किस तरह से होती है उसको यहाँ पर देखते हैं। वो यहाँ पर इस प्रकार से है, इस तरह से आपके जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें कलर कोडिंग की होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिया हुआ है, ये एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में आप देखिए ये 4 बैंड स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में 4 बैंड है और एक लास्ट में बैंड है। ऐसे कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में 3 बैंड होते हैं और एक लास्ट में बैंड होता है। तो हमको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जो आपका, तो हमको जो ध्यान रखना होता है वही रखना होता है जो सबसे आपका इस साइड में, जो आपका राइट साइड में जो बैंड बना हुआ है, जो यहाँ पर एक कलर स्ट्रिप्स ड्रा की हुई है, आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये जो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो स्ट्रिप है दोनों आपके रजिस्टर्स में, चाहे वो 5 बैंड की हो या 4 बैंड की हो या 3 बैंड की हो या 6 बैंड की हो, जो भी हो, आपको पहली वाली स्ट्रिप को ध्यान देना है। जो पहली वाली स्ट्रिप है ये आपके टॉलरेंस को शो करती है। टॉलरेंस का मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना वेरी कर सकता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट। तो वो इससे कलर कोड से हम डिफाइन करते हैं। जैसे नीचे आप देखिए टॉलरेंस का लेवल दिया हुआ है कि यदि आपकी जो ये स्ट्राइप बनी हुई है, इस स्ट्राइप का जो कलर है उस स्ट्राइप के कलर से आप जान सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी टॉलरेंस कितनी है। जैसे कि
यदि सिल्वर कलर का है हमारा स्ट्राइप्स होगी किनारे वाली, तो उसका जो टॉलरेंस होगा +-10% होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस 10% ऊपर नीचे इंक्रीज कर सकता है। ऐसे ये जो गोल्ड है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस है इसकी +5% का इसकी टॉलरेंस पावर है। ऐसे ही ऊपर जो ये आपका ब्राउन कलर की स्ट्रिप है, इसका मतलब इसकी टॉलरेंस आपकी +1% की है। और ऐसे ही यदि ये आपका ग्रीन हो या पर्पल हो तो आपकी टॉलरेंस 0.5 या 0.1% के अबाउट हो सकती है। तो ये तो टॉलरेंस की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि हमारे टॉलरेंस के अलावा कितने कलर कोड दिए हुए हैं, कलर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। तो टॉलरेंस के बाद जस्ट जो स्ट्रिप बनी होती है, जैसे यहाँ पर आपकी ये ऑरेंज कलर की बन रही है और नीचे आपकी रेड कलर की बन रही है, ये जो स्ट्रिप है ये बताती है कि उसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू या नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं आपके रेजिस्टेंस में। अब इसका भी कलर कोडिंग के हिसाब से आप डिजिट से आप देख सकते हो कि कौन से कलर की स्ट्रिप है, उसके हिसाब से ही उसके नंबर ऑफ जीरोज आप पता कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ पर ये आपकी ऑरेंज स्ट्रिप है, तो ऑरेंज स्ट्रिप को यदि आप नीचे के आप कलर कोडिंग से देखें डिजिट में तो 3 दिया हुआ है आपके ऑरेंज में। तो ऑरेंज में जब आपका 3 दिया हुआ है तो इस ऑरेंज को आप देखें तो ये 3 वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है उसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 3 है। ऐसे ही नीचे वाले में देख लीजिए रेड दिया हुआ है, तो रेड का मतलब हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2 है। तो इस तरह से हम टॉलरेंस के जस्ट बाद वाली जो आपकी स्ट्रिप्स होती है उससे हम ये पता कर लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे उसके बाद की जो आपकी स्ट्रिप्स हैं उनका कलर नंबर्स को बताती है, डिजिट्स को बताएगी। जैसे आप ऊपर वाले केस में देखिए तो पहली स्ट्रिप येलो कलर की है और येलो कलर को यदि आप अपने कलर कोडिंग के उसमें जाएं तो 4 वैल्यू बताती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 4। फिर जो सेकंड स्ट्रिप है ये आपकी पर्पल है और पर्पल वैल्यू आपको 7 बताती है, तो फिर हो गई आपकी 7। फिर उसके बाद ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप आपकी 0 बताती है, तो ये हो गई आपकी 0। फिर उसके बाद आपकी जो स्ट्रिप है टॉलरेंस के जस्ट पहले वाली वो ऑरेंज है, ऑरेंज आपकी 3 बता रही है, 3 का मतलब यहाँ पर 30 है। तो इस तरह से जो टोटल वैल्यू हो गई 47030 ओम हो गई। अब आप इसको किलो ओम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 470 किलो ओम हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले को हम नीचे वाले आपका जो रजिस्टर है इसको भी देखना चाहें तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो पहले जरा हम इसको डिलीट कर दें। तो अब हम यदि नीचे वाले रजिस्टर को चेक करें तो जो फर्स्ट आपकी स्ट्राइप्स है वो ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर का मतलब हो गया 6, तो आपने 6 लिख लिया। फिर जो आपकी स्ट्राइप दी हुई है वो आपकी ग्रे कलर की है, तो ग्रे आपकी हो गई 8, तो उसको हमने 8 लिख दिया। फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्राइप्स है उसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं टॉलरेंस वाली स्ट्राइप है, तो टॉलरेंस के पहले वाली जो स्ट्राइप होती है वो नंबर ऑफ जीरोस बताती है, तो ये रेड कलर की है, तो और ये रेड कलर 2 वैल्यू बताता है, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 है। तो इस तरह से आपका जो ये रेजिस्टेंस हो गया ये 6800 ओम हो गया। यदि आप किलो ओम में करना चाहते हैं तो 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 6.800 किलो ओम। और आपकी जो स्ट्राइप टॉलरेंस की है वो आपकी दी हुई है आपकी गोल्डन कलर की, तो गोल्डन कलर की आपकी स्ट्राइप्स का जो टॉलरेंस पावर है वो +-5% दिया हुआ है। तो इस तरह से आप किसी गिवन रजिस्टर की उसी कलर कोडिंग के हिसाब से हम उसके रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। और इस कलर कोडिंग को यदि याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमारा रेम है, वो ये है, वो राइम ये है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ बी फॉर ब्लैक हो गया, बी फॉर ब्राउन हो गया, थोड़ा सा बाकी चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं। ये तो इस तरह से बी फॉर आपका ब्लैक हो गया, बी फॉर आपका ब्राउन हो गया, आर फॉर रेड हो गया, फिर आपका ओ भी है यहाँ पर, ओ फॉर ऑरेंज हो गया, वाई फॉर येलो हो गया, जी फॉर ग्रीन हो गया, बी फॉर ब्लू हो गया, वी फॉर वायलेट हो गया, जी फॉर ग्रे हो गया और डब्ल्यू फॉर वाइट हो गया। तो इस तरह से 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज आप
कलर कोडिंग की जो वैल्यूज हैं आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इस राइम्स को याद करके उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंगली आप इनके डिजिट्स को आप देख लेंगे और आप अपने रेजिस्टेंस वैल्यू को पता कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट के लिए हम, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से होते हैं, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको रब कर दें। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके जो रेजिस्टेंस है वो आपका इस तरह से एक के बाद एक लगे होते हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम अपने किसी बैटरी से के एक टर्मिनल से और लास्ट रेजिस्टेंस के बैटरी के दूसरे टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। तो सपोज हमने कोई ये V पोटेंशियल की बैटरी आपके ये 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं, इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1, R2 और R3 है, इनके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से कोई करंट I फ्लो हुई है। तो आप देखेंगे करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो। तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वही सेम करंट यहाँ से पास होगा, क्योंकि जो चार्ज आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं वो पूरा पाथ ट्रेवल करते हुए निगेटिव टर्मिनल में वापस आते हैं। तो इस तरह से जितना चार्ज आपका R1 से पास होगा उतना ही चार्ज आपका R2 से पास होगा, उतना ही चार्ज आपका R3 से पास होगा, यानी जो करंट होगी वो इन तीनों ही रजिस्टर्स में सेम होगी। जब करंट सेम होगी रेजिस्टेंस उनका अलग अलग है, तो इस वजह से उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR और रेजिस्टेंस यहाँ पर सबके अलग है, तो पोटेंशियल भी यहाँ पर सबके अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा। इस तरह से आपका V1 इज इक्वल टू I1R1, V2 इज इक्वल टू I2R2 और V3 इज इक्वल टू I3R3। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में खर्च की गई एनर्जी। तो आपके बैटरी ने यहाँ पर भी एनर्जी खर्च की, वो आपकी V1 हो गई, यहाँ खर्च की वो V2 हो गई, यहाँ पर जो एनर्जी स्पेंड की वो V3 हो गई। इस तरह से टोटल एनर्जी खर्च की आपके बैटरी ने वो V थी और वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से हुई कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में V1 एनर्जी हुई, सेकेंड रेजिस्टेंस में V2 हुई और थर्ड रेजिस्टेंस में V3, और इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इस तरह से V1 की वैल्यू आप लिख देंगे IR1 क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम था, V2 की वैल्यू लिख देंगे आप IR2 और V3 की वैल्यू लिख देंगे आप IR3। अब यहाँ से आप I कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V, और V अपॉन I करेंगे तो यहाँ पर आपका रिमेनिंग पोर्शन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। और V का मतलब यहाँ पर क्या है, V आपका टोटल पोटेंशियल है, I आपका टोटल करंट है और टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट का मतलब हो जाता है आपका टोटल रेजिस्टेंस यानी R नेट। तो इस तरह से यहाँ पर हम V अपॉन I की जगह क्या लिख सकते हैं, R नेट, और R नेट का मतलब यहाँ क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाते जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और जब करंट इंक्रीज करेगा और अप्लाइड पोटेंशियल यदि आपकी किसी बैटरी का है जिसकी पोटेंशियल फिक्स है, तो V जब आपका फिक्स है और R आपका इंक्रीज कर रहा है तो करंट वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल तो आपकी बैटरी का चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हो, इसलिए रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं, इसको हम पहले रब कर दें इस जगह पर। वो ये
कि आप देख रहे थे कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे जो पोटेंशियल आया था वो आपका आया था V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I R1, R2 के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आया था वो V2 इज इक्वल टू I R2 और R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ V3 इज इक्वल टू I R3। अब आप देखिए करंट तो सब में ही सारे रेजिस्टेंसेस में सेम था, तो यानी जो पोटेंशियल का रेशियो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो उनके रेजिस्टेंसेस के रेशियो के अकॉर्डिंगली ही होता है। यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस इस जगह पर यदि 1 ओम हो, यहाँ पर 2 ओम हो, यहाँ पर 3 ओम हो और टोटल पोटेंशियल आपका 6 हो, तो यहाँ पर आपका 1 वोल्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है उनका रेशियो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के अकॉर्डिंगली होता है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस में यदि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और उनमें पोटेंशियल निकालना है तो उनके पोटेंशियल का रेशियो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंगली होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि सपोज कोई एक रेजिस्टेंस आपका इस तरह से है R1, फिर कोई दूसरा इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और फिर इसी तरह से कोई दूसरा रेजिस्टेंस हम यहां लगा देते हैं R2 और फिर कोई तीसरा रेजिस्टेंस यहां पर आप लगा दें R3। इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस हमने आपकी बैटरी से कनेक्ट कर दिए और बैटरी का सपोज पोटेंशियल V है। तो आप देखेंगे यहाँ से कोई करंट बैटरी से निकलेगी, सपोज I निकलेगी। जब वो करंट यहाँ पर जाएगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपके, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड, किसी भी रेजिस्टेंस के जो दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं वो बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट हैं। तो जो टर्मिनल रेजिस्टेंसेस का जो एक्सट्रीम एंड आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस तरफ आ जाएगा। यानी जैसे बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसका मतलब हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल सपोज V पोटेंशियल है तो नेगेटिव टर्मिनल आपका 0 पोटेंशियल हो गया। क्योंकि पोटेंशियल का यहाँ किसी बैटरी का पोटेंशियल V का मतलब होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब रेफरेंस पॉइंट यदि हम नेगेटिव प्लेट का 0 माने तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इस तरह से जितने भी आपके जो ज्वाइंट्स हैं या जो पॉइंट्स हैं जो भी आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे सब पर पोटेंशियल V आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके बैटरी के इस तरफ से जुड़े हुए हैं सब पर पोटेंशियल V हो जाएगा। इसी तरह से जो भी आपके पॉइंट्स इस तरफ के जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ भी आपका रेजिस्टेंस का या किसी सर्किट का जो हिस्सा इस तरफ का है वो आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इन सब पर आपका 0 पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल को हमने 0 कंसीडर किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी रेजिस्टेंस आप लें, चाहे आप R3 लें, चाहे R2 लें, चाहे R1 लें, उनके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी का V आ रहा है इस तरह से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल जो है सारे रेजिस्टेंसेस पर सेम होता है। अब जब पोटेंशियल सेम है और रेजिस्टेंस अलग अलग है, और क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल टू होता है IR, अब R आपका अलग है तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी सारे रेजिस्टेंस में वो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि V तो सब में सेम है यानी कांस्टेंट है और R आपका चेंज हो रहा है। तो जब R आपका चेंज हो रहा है तो I की वैल्यू भी सारे रेजिस्टेंसेस में चेंज हो जाएगी। तो सपोज इसमें जो करंट होगी वो I1 होगी, इसमें जो करंट होगी वो I2 होगी और इसमें जो करंट होगी वो I3 होगी। यहाँ से जो आपकी I करंट निकल रही है वो I करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी I1, I2 और I3 में। तो अब इस तरह से क्या होगा, आपके जो सारे रेजिस्टेंस है सब में करंट अलग अलग है। तो करंट इन R1 तो वो हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरह से इन R2 में करंट कितनी हो जाएगी, आपकी I2 हो जाएगी। यस, तो आपकी ये R2 में करंट हो जाएगी
I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इसी तरह करंट इन R3 हो जाएगी I3 इज इक्वल टू, पोटेंशियल तो उसके क्रॉस भी वही है, V अपॉन R3। अब सारी करंट आपकी बैटरी से ही निकली है और बैटरी से यदि I निकली है तो I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां से आप देखेंगे कि यदि आप I की वैल्यू पुट कर दें तो I1 की जगह हो जाएगा आपका V अपॉन R1, I2 की जगह हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 की जगह हो जाएगा V अपॉन R3। यहां से आप V कॉमन ले सकते हैं तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू I। अब हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट पेज पे हमारा आया था I इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब इस पेज पे हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से देखिए यदि V को इस तरफ ले जाएं तो I अपॉन V हो जाएगा और I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और हमको पता है कि V टोटल पोटेंशियल है, I टोटल करंट है और V अपॉन I करेंगे तो R नेट आएगा। यहाँ पर I अपॉन V है तो ये 1 अपॉन R हो गया, तो 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका रिलेशन आ गया। जब आपके रेजिस्टेंसेज जो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो नेट रेजिस्टेंस आपका इस तरह से निकाल लेंगे। तो जब कभी भी आपका रेजिस्टेंस पैरेलल है और बैटरी से कनेक्ट है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट सब में अलग अलग रहेगी, लेकिन बैटरी से निकलने वाली करंट उन सारे रेजिस्टेंसेस की करंट के सम के इक्वल होगी और इस तरह से नेट रेजिस्टेंस आपका इतना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज जो पिछले हम लोगों ने रेजिस्टेंस में देखी थी कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है, जबकि यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका डिक्रीज करेगा क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल का सम हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आता है, ये कभी भी आप इसकी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है विच इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस टेकन। यानी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो उसमें जो सबसे छोटा वाला होगा उससे भी उसकी वैल्यू कम आएगी। यानी यदि आप एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, एक 5 ओम का ले रहे हैं और एक 2 ओम का ले रहे हैं और इनको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका सबसे जो छोटा वाला है उससे भी कम आएगा। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2 ये आपका 1/R नेट के इक्वल है। आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20, तो ये आपका हो गया 19/20। तो आर नेट कितना हो गया? आर नेट हो गया आपका 20/19। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आ रहा है, यानी जो नेट रेजिस्टेंस है वो जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम आ रहा है। तो जब कभी भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंसेस को लेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा। अब इसमें कुछ और चीज़ हम देख सकते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन टू प्रूव आर प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी अभी जो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा है उसी से हम लोग प्रूव करना चाहेंगे कि क्या वास्तव में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर अभी कि जब कोई रेजिस्टेंस आपका सपोज आर रेजिस्टेंस है, ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस
यदि आप सीरीज में लगा दें इस तरह से, यानी ऐड करते जाएं, तो ऐड करते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है आपके रेजिस्टेंस की। तो जब आपने कई सारे रेजिस्टेंस इस तरह से सीरीज में लगा दिए तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के, सपोज R1 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 है, तो कई सारे रेजिस्टेंस आपने लगाए तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने पर हो जाता है R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1, ये सभी एक ही जैसे हैं। तो इस तरह से यदि आपने 5 रेजिस्टेंस लगाए तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 5R1 के। इसका मतलब लेंथ आपने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस भी आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सपोज A रेजिस्टेंस आपने लगाए तो आपका रेजिस्टेंस भी जो है A टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या यहाँ पर हो गया, लेंथ आपके सीरीज कॉम्बिनेशन से प्रूव हो गया कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करते जा रहे हो, यानी लेंथ आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L यहाँ पर प्रूफ हो गया। फिर हम देखते हैं यदि सीरीज में लगाते हैं तो सपोज ये कोई R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई कंडक्टर। तो सपोज ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपका R है। अब ऐसे ही एक कंडक्टर आपने साथ में और लगा दिया इसके, इस तरह से, इसका रेजिस्टेंस भी R होगा, से R डैश कह दें, R डैश हो गया। एक रेजिस्टेंस आपने और लगा दिया, R डैश हो जाएगा इसका भी। एक और सपोज आपने लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस भी R डैश हो गया। ये आपके पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, इनके ये साइड्स जो एजेस हैं ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। जब पैरेलल में आपके आपके इस तरह से 4 रेजिस्टेंस हमने ले लिए इस तरह से, और सबका रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हमने R मान लिया, तो नेट रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया, 1/R इज इक्वल टू हो गया 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, या यूं कहें कि 1/R इज इक्वल टू 4 रेजिस्टेंस लिए थे 4/R डैश, तो नेट रेजिस्टेंस R किसके इक्वल हो गया, R डैश अपॉन 4 के। यानी आपका एरिया पहले A था और अब कितना एरिया हो गया, अब आपका 4A हो गया, क्योंकि आपने सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगा दिए तो आपका नेट जो एरिया था क्रॉस सेक्शनल का वो बढ़ गया, पहले एक A था अब आपके 4A हो गया। तो आप देख रहे हैं जितने टाइम्स आपका एरिया इंक्रीज किया है उतने ही टाइम्स आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया है, यानी जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया। आप यदि 5 रेजिस्टेंस लगा दें तो नेट एरिया आपका हो जाएगा 5A, तो यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा 1/R, तो इस तरह से आ जाएगा 5/R डैश, और ये हो जाएगा R डैश अपॉन 5। सॉरी मैं अपनी फोटो सामने से हटाया नहीं, ये इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आप 5th रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो नेट रेजिस्टेंस आपका R डैश अपॉन 5 हो जाएगा, यानी जितना टाइम्स आपका एरिया इंक्रीज किया उतने ही टाइम्स आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया का। ये दोनों ही एग्जांपल्स हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि लेंथ यदि इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस की तो आपका रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा है। और जब आप एरिया पैरेलल लगाकर एरिया आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी आपका जितने टाइम्स एरिया इंक्रीज हो रहा है उतने ही टाइम्स आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जा रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू A, ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।